मॉलिक्यूलर अप्रोच टू एनिमल सिस्टमैटिक स्टूडेंट्स, आज ये हमारा मौजू है और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और जेनेटिक्स में, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आया है हमारे उस नॉलेज में जो एवोल्यूशन का है और टैक्सोनॉमी का। एनिमल्स को हमारे लिए कितनी आसानी हो गई है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करने की, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर दो अप्रोचेस हैं एनिमल्स को डिवाइड करने की या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में उनको डिवाइड करने की, या टैक्सोनॉमी में दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। एक को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने कहा कि उसमें एनिमल्स की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं जो सुपरफिशली होती है, किसी हद तक उसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को देखते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं। अब ये मॉडर्न अप्रोच है, उसको हम मोलेकुलर अप्रोच कहते हैं। सो मोलेकुलर अप्रोच इंक्लूड स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए और आरएनए of different species. Molecular techniques provide important information in recent years, and these informations are used for taxonomic studies. 70s के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई जेनेटिक्स में, और इसमें जेनेटिक कोड हमने डेसिफर किया। उसके बाद मुख्तलिफ जीन्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, एनिमल्स का डीएनए स्टडी किया गया, और अब तो पूरा जीनोम जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ का वो हमें पता है। तो रिलेटेड स्पीशीज़ के जीनोम्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। सो द एनिमल्स हैव सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन द डीएनए। तीन चीज़ें जो हैं वो मॉलिक्यूलर अप्रोच में यूज़ होती हैं। एक तो डीएनए है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको आपको पता है, एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। इसी तरीके से आरएनए स्टडी हम करते हैं, जिसमें आपको पता है कि एडेनिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है और यूरेसिल है। इसी तरीके से हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तो बुनियादी तौर पे मॉलिक्यूलर अप्रोच जो है वो जेनेटिक मटेरियल या जीन को स्टडी करना ही है। सो प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। मुख्तलिफ एनिमल्स का डीएनए या प्रोटीन या आरएनए जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उनकी रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। द डीएनए ऑफ रिलेटेड एनिमल्स डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, therefore the genes and proteins of related animals are more similar than genes and proteins of the other animals. So in this technique, the sequence of amino acids, so the sequence of amino acids in proteins or the sequence of nitrogenous bases in RNA or DNA, ये हम देखते हैं। और different animals के अंदर it gives a relatively constant mutation rate, and the constant mutation rate of an organism is called molecular clock. ये स्टूडेंट्स आपने ज़रूर याद रखना है कि molecular clock क्या है। It's the study or it's the constant mutation rate of organisms. Organism के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसका एक कांस्टेंट रेट है। नॉर्मली कहा जाता है कि म्यूटेशन जो हैं वो एब्रप्ट हैं, एक्सीडेंटल हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस का पैटर्न ऐसे होता है कि जैसे एक रिदम के साथ हो रही हैं। सो इसको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। और अगर हम इसके पैटर्न को और इसकी ड्यूरेशन को अगर हम देख लें कि कितने टाइम में कितनी म्यूटेशन हो रही है और किस किस जगह पे हो रही है, तो हम किसी भी म्यूटेशन के टाइम को डिटरमिन कर सकते हैं। हम ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जो आज पाया जाता है, तो उसमें जो म्यूटेशन रेट का अगर हमें पता है उसके एंसेस्टर्स के अंदर और उसके अंदर, तो हम उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं कि इसकी ये पोजीशन जो इस वक्त है वो तकरीबन इतने साल पुरानी होगी। So the taxonomist can also estimate the time passed since divergence from a common ancestor.
किस वक्त वो एक कॉमन एंसेस्टर से लेता हुआ और उसके अंदर अलग से म्यूटेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हुई. सो रेट ऑफ एवोल्यूशन को हम डिटरमिन कर सकते हैं. सो सीक्वेंसिंग न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज़ बिकम कॉमन प्रैक्टिस. हम टेक्सोनॉमी में जो हाई टेक्सोनॉमी है या जो डेवलप लेबोरेटरीज़ हैं या डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है. हमारे यहाँ ज़रा अभी बहुत सारी टेक्निक्स इसलिए नहीं यूज़ हो सकती कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी एडवांस यूनिवर्सिटी और एडवांस इंस्टीट्यूशन में ये है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी इज़ दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंडिपेंडेंटली डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में है और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है. नॉर्मली किसी और ऑर्गेनेली के अंदर उसका अपना डीएनए नहीं है. सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक तो प्रिमिटिव है, स्मॉल इन साइज़ है, उसमें जो चेंजेस हैं उनको स्टडी करना बहुत आसान होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम एंड दे आर इनहेरिटेड थ्रू साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि साइटोप्लाज्म के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए इसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट्स के कॉम्बिनेशन का कोई उसमें कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया प्योरली कम फ्रॉम द मदर, क्योंकि मेल की तरफ से सिर्फ न्यूक्लियस एंटर होता है, उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो चुका होता है. आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि उसमें सिर्फ न्यूक्लियस एंड टेल होती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी डेवलपिंग एनिमल्स के अंदर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैटरनल होते हैं, तो इसलिए हम मैटरनल इफेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, और वो जो मदर लीनिएज है या मैटरनल लीनिएज है या उसकी जो मदर है किसी भी एनिमल की, वो कहाँ से डिराइव हुए उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, और टेक्सोनॉमी में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन्वॉल्व्स रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डीएनए and it changes at relatively constant rate. So it changes at constant rate. इसलिए इसको जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर आ जाती है किसी भी ग्रुप की. सो मॉलिक्यूलर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स कैसे यूज़ होती हैं, दोनों एक साथ यूज़ हो रही हैं. ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम एनिमल्स को ग्रुपिंग करें सिर्फ मॉलिक्यूलर टेक्निक के साथ या सिर्फ जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनके साथ. ये दोनों का कॉम्बिनेशन. सो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैव ग्रेटली हेल्प द टैक्सोनॉमिस्ट, but these techniques will not replace traditional taxonomic method and the molecular clocks used to determine rates of evolutionary changes. Of course, okay, rate of evolutionary changes को हम determine कर सकते हैं. It has provided important information and these information help us to fill the time gaps in the fossil record. Fossil records जो हमें मिलते हैं बाज़ का तो उसके अंदर gaps आ जाते हैं. हमें evolutionary history को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है. तो जब हमें एवोल्यूशनरी क्लॉक का पता है और हमें पता है कि इस तरतीब के साथ या इतने रेट के साथ म्यूटेशंस हो रही हैं, तो जहाँ पर गैप है तो उसको हम मैथमेटिकली उस गैप को फिल कर सकते हैं. सो मॉलिक्यूलर clocks run at different rates and it depends on whether one is looking at the sequence of amino acids in proteins. चार चीज़ें हम जो हैं वो उनको डिटरमिन करते हैं. एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स हैं, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनेलीज टू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या तो न्यूक्लियस के अंदर है या ऑर्गेनेलीज के अंदर है. सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द न्यूक्लियर डीएनए, ये तीसरी अप्रोच है. डेटा फ्रॉम डिफरेंट एवोल्यूशनरी लीनिएजेस, जो हमारे पास एवोल्यूशनरी डाटा आ रहा होता है. इसके अलावा बाज़ का राइबोसोमल आरएनए को हम स्टडी करते हैं. दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइबोसोमल आरएनए के अंदर जो चेंजेस बहुत स्लो हैं और प्रिमिटिव हैं, और उनसे हम किसी भी ग्रुप की प्रिमिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो मॉलिक्यूलर एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल always be used in combination. These two complement each other in taxonomic studies. They are not contradict to each other. They are almost culminate at the same result or at the same decision by the taxonomy. So they complement, एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं. So thank you very much students.
नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम्स ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, कितनी किंगडम्स हैं। सो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो चल रहा है, और लेक्चर बाय लेक्चर इनको रिपीट करते रहें, इनको देखते रहें, और ऑफ कोर्स चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।